ढक के रख देंगे ऐसे, और ये 4 टेबलस्पून किशमिश और 8 बादाम।
गुड इवनिंग बॉस। इवनिंग। क्या हाल है सब लोग के? तो मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस बॉस, आवाज आ रही Okay, Murph, we're here. You can get out. और कैसे हैं सब लोग, क्या हाल है? बढ़िया है बॉस। और आप कैसे? बढ़िया। लगभग बॉस 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, 15। हाँ, मुझे लगता है 1 मिनट और वेट करते सभी आ जाएंगे। ठीक ठीक। चलिए, अच्छा लास्ट क्लास में किसी को कोई इशू था, किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन था या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हो? 1 मिनट हमारे पास इसके सर लिए। वॉल्यूम बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? वॉल्यूम बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? हाँ आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो, सर आ रही है। आ रही है? ओके। अच्छा, लास्ट क्लास के बाद में हम लोगों ने कुछ ब्रीफली डिस्कशन किया था, कुछ 2-3 टॉपिक्स के बारे में। कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है किसी को कि मैं शुरू करूँ आज की क्लास? सर ये जो क्वेश्चन आपने बताया था हाँ बेटा, इसको एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए, इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन नॉन करो। मैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला। ट्रांसफ्यूजन वाला जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात कर रहे थे। यस सर। हाँ, डायरेक्ट कॉम टेस्ट सिंपल सी बात है। हीमोलाइटिक एनीमिया अगर होती है, रेड ब्लड सेल्स अगर इम्यूनिटी की इम्यून की वजह से क्या कहते हैं डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। कॉम टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर ही एंटीबॉडीज अटैच होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्टली अटैच होते हैं इसलिए टेस्ट को डायरेक्ट कॉम टेस्ट कर दिया जाता है। और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कब कहा जाता है कि जब आरबीसीज को निकाल लेते हैं, भी आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज अटैच नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उनको निकाल के उनको डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ टेस्ट करके दिखाया जाता है कि किस एंटीबॉडीज के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट टेस्ट बोला जाता है उसको। इसमें आपको ऑलरेडी एंटीबॉडीज के बारे में नहीं पता होता है, आप आरबीसी को निकाल कर डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ मिक्स करके चेक करते हैं कि किस एंटीबॉडी के साथ आरबीसी रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इसलिए टेस्ट को इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? हेलो सर वॉल्यूम क्लियर नहीं हो रही। हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। क्या आवाज ऊपर नीचे हो रही है कुछ? जी सर। नहीं, एक स्क्रीन कैसे शेयर करनी है मुझे? पोस्ट बनाओ तो स्क्रीन शेयर करो मैं। ओके, बॉस चेक कीजिए अगर पोस्ट में। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड। चलिए, स्क्रीन शो हो रही है सब लोग को? स्क्रीन शो हो रही है सब लोगों को? ओके। चलिए, आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने फैनकोनिया एनीमिया के बारे में डिस्कस किया था, अगर याद हो सबको, एक क्वेश्चन फैनकोनिया एनीमिया के बारे में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। इसके अलावा 3 और क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, पैराऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया और मल्टीपल मायलोमा। इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने फैनकोनिया एनीमिया के बारे में पढ़ा ही था, ठीक है। हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैनकोनिया एनीमिया आर ट्रू एक्सेप्ट। तो बेसिकली फैनकोनिया एनीमिया क्या था? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस इसका रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। एक ब्रीफली आउटलाइन कर लेते हैं इसको। ये टॉपिक
फैनकोनी एनीमिया के बारे में। फैनकोनी एनीमिया क्या था? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें फैनकोनी एनीमिया, इसमें ए बहुत सारे आएंगे, तो एक माइंड में रिकॉल करने की थोड़ा आसान रहेगा इसको देखना चाहो तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, डीएनए का रिपेयर जो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। जो डीएनए बार बार जिसमें जो भी डिफेक्ट आता है उसको रिपेयर कर सकते हैं, वो रिपेयर में डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए क्रोमोसोमल ब्रेकेज होती रहती है। क्रोमोसोमल ब्रेकेज होती रहती है, इसकी वजह से स्टेम सेल्स आपकी जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं उनका डिप्लीशन होने लगता है, इसलिए हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का नंबर डिक्रीज होने लगता है। इसकी वजह से जो भी सेल वो बनाते हैं वो सेल का नंबर का डाउन होने लगता है, इसलिए इसको बोन मैरो एक्लीसिया कहा जाता है। इसको बोन मैरो एक्लीसिया कहा जाता है, जिसकी वजह से पेनसाइटोपिनिया हो जाता है। पेनसाइटोपिनिया के मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा सेल्स सारे के सारे सब के सब डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सारे तरह के सेल्स जो भी बनते हैं बोन मैरो के थ्रू सब के सब डाउन हो जाते हैं, इसलिए इस डिजीज कंडीशन वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है इसे पेनसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। एप्लास्टिक एनीमिया मिलता है, ल्यूकोपीनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, प्लेटलेट्स भी कम बनते हैं, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी, ल्यूकोपीनिया भी होता है और एनीमिया भी होता है। ये मैक्रोसाइटोसिस होता है क्योंकि इसमें जो इमेच्योर सेल्स होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल में देखने को मिलती हैं, और इमेच्योर सेल यूजली क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनसे साइज में बड़ी होती हैं, इसलिए इसमें मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है, इसलिए एनसीवी का वैल्यू इसमें हाई होता है। इसमें जो म्यूटेशन मिलता है, इस म्यूटेशन को बोलते हैं BRCA2 जीन म्यूटेशन। ठीक है, एवरेज एज जो होती है फैनकोनी एनीमिया के, जो क्या कहते हैं, जब जिस एज में वो डायग्नोज किया जाता है वो कौन सा ईयर होता है? 8 ईयर। क्लियर है? एक ब्रीफ आउटलाइन ले रहे हैं हम लोग फैनकोनी एनीमिया के बारे में। यूजली फैनकोनी एनीमिया से जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, यदा कदा ही आया है, 2-3 सालों में कभी 1-2 बार ही पूछा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड में इसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, क्लिनिकली क्या क्या देखने को मिलता है इसमें? इसमें कुछ पिक्स भी थी नरेंद्र, मिक्स सबलिस है अभी इसमें। चलो ठीक है, कैफे लेटा स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, कैफे लेटा स्पॉट मिलता है, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको स्किन में देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, और डेफनेस मिलेगी देखने को। इसमें कुछ पिक्स थी नरेंद्र जो मिसिंग है मेरी साइड से। बॉस अगर आपके पास पुरानी वाली है तो उसमें हाँ, मैं उसी में देख रहा हूँ, आई थिंक इसी को देख लेता हूँ, बेटर होगा। ओके, कैफे लेटर स्पॉट देखने को मिलते हैं आपको। देखिए, कॉफी कलर्ड स्पॉट आपको स्किन पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेफनेस देखने को मिलेगी, लो सेट ऑफ ईयर देखने को मिलेगी, ईयर का जो पोजीशन होगा नॉर्मल पोजीशन थोड़ा सा नीचे होगा, लो सेट ऑफ ईयर देखने को मिलेगा। थंब एब्सेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, एब्सेंट सेप्टम मिलेगा, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी, या किडनी और स्किन का एट्रोफी देखने को मिलेगा। तो हॉर्सशू शेप किडनी देखने को मिलेगी, किडनी यहाँ पर अटैच होगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट एनॉमली होगी जिसकी वजह से किडनी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगी, तो हॉर्सशू शेप किडनी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अराउंड 8 साल का बच्चा होगा जिसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, कैफे लेटर स्पॉट होगा, डेफनेस मिलेगी, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, उसका ईयर का जो पोजीशन है वो स्लाइटली नीचे देखने को मिलेगा, उसका एक थंब एब्सेंट मिल सकता है। हार्ट में उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी, और आप एक्सरे कराओगे तो आपको एट्रोफी किडनी स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें हॉर्सशू शेप किडनी देखने को मिल सकती है। और एट द सेम टाइम अगर आप इसके क्या कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि पेनसाइटोपिनिया है। उसके बाद अगर आप बोन मैरो बायोप्सी करो तो आपको शायद आइडिया लगेगा ये पर्टिकुलर कंडीशन फैनकोनी एनीमिया की हो सकती है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर? कॉम्प्लिकेशन हो गए तो एक तो ये कंडीशन AML में, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, MDS में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, या स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और BRCA मैंने बताया था म्यूटेशन है वो देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, एक ब्रीफ आउटलाइन हो गया इसके बारे में। चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को? कोई वॉलंटियर का है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए? कोई पढ़ रहा है कि मैं पढ़ूं? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया, हेलो, यस सर। हाँ पढ़ो बेटा।
यस सर पढ़ रहे हैं. हाँ चलिए, Which of the following types of anemia is associated with a raised MCV and a normal MCHC? Sideroblastic anemia. Option B, vitamin B12 and folic acid deficiency. C option, beta thalassemia, and D option is iron deficiency anemia. तो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे? सर ये आस्क इसमें पूछ रहे हैं कि किस ऑफ द इन कौन से एनीमिया में रेज्ड एमसीवी मिलता है बट नॉर्मल एमसीएचसी मिलता है. रेज्ड एमसीवी का मतलब हुआ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक Yes, sir. एनीमिया, और नॉर्मल एमसीएचसी का मतलब नॉर्मोक्रोमिक, यानी कलर तो Normochromic. नॉर्मल है लेकिन उसका जो Yes, sir. साइज है सेल का, आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा है. इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है. Option. हाँ, बी ऑप्शन. ओके, चलिए जी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है. तो क्या होता है, हम देखते हैं कि 3 टाइप के एनीमिया देखने को मिलते हैं. एक तो नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी सेल का जो साइज है वो ठीक है लेकिन उसका जो कलर है वो स्लाइटली डिक्रीज्ड है, हाइपोक्रोमिक है. तो कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसेमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, लेड टॉक्सिसिटी या एनीमिया क्रोनिक डिजीज. सिंपल सा तरीका है इसका, निमोनिक याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, शीतला, SITLA, शीतला. ठीक है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक इसमें लेड टॉक्सिसिटी, एनीमिया क्रोनिक डिजीज. जो 4 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नॉर्मोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है. लेकिन हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी इसका एमसीबी का लेवल हाई है लेकिन नॉर्मोक्रोमिक है. एक सेकंड, नॉर्मोक्रोमिक नहीं होगा, हाँ नॉर्मोक्रोमिक है, सॉरी, इसका कलर नॉर्मल है लेकिन इसका जो साइज है वो बड़ा हुआ है. सिर्फ 3 ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें देखने को मिलता है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, थायमिन बी या B1 डिफिशिएंसी या फिर फॉलेट डिफिशिएंसी. तो मैं क्लियर है, इस क्वेश्चन से हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसको सिंपली अगर रटा भी जाए तो भी आसान है समझने में कि क्या कहते हैं कि इस कंडीशन को अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो कौन सी कंडीशन बचती है इसके अंदर. अच्छा, लेकिन एक और एनीमिया होता है जिसमें क्या कहते हैं जो सेल का जो साइज है वो नॉर्मल रहता है, सेल का जो कलर है वो भी नॉर्मल रहता है. लेकिन उसके बाद हम फर्दर क्या करते हैं, उसके बाद हम फर्दर अगर एनीमिया के कॉज को जानने की कोशिश करते हैं तो हम रेटिकुलोसाइट के काउंट को जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज रेटिकुलोसाइट्स? रेटिकुलोसाइट इज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स. जो बोन मैरो से क्या कहते हैं जो पहली बार सेल बन के आती हैं उसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, उन रेटिकुलोसाइट से हमें आइडिया लगता है कि एनीमिया बेसिकली किस वजह से हो रहा है. अभी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो रेटिकुलोसाइट का काउंट बहुत ज्यादा हाई है यानी इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हाई हैं. वो किन किन कंडीशन में देखने को मिलते हैं? हेमेंजियोमा हो गया, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो गया, हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या रिसेंटली ब्लड लॉस हुआ. इन कंडीशन के अंदर जब क्या कहते हैं सेल का जो नॉर्मल सेल का जो कलर और उसका जो साइज है वो नॉर्मल होगा लेकिन एट द सेम टाइम उसके उस सेल में जो नॉर्मल परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट होता है उससे ज्यादा देखने को मिलता है. और एक दूसरी कंडीशन हो सकती है जिसमें क्या कहते हैं एनीमिया तो है रेड ब्लड सेल्स की कमी है लेकिन उनका साइज नॉर्मल है, उनका कलर नॉर्मल है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज उनका जो परसेंटेज है वो भी कम है. वो किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है? जब शुरू से ही क्या कहते हैं रेटिकुलोसाइट बन ही नहीं रहे हो, इनफैक्ट कम अमाउंट में बन रहे हो. तो वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? रेड सेल एप्लेसिया हो, या आरबीसी में इंट्रिंसिक डिफेक्ट हो, यानी आरबीसी के सेल के अंदर कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आरबीसी बन ही नहीं पा रही हो बहुत ज्यादा अमाउंट में. ठीक है, मैलिग्नेंसी की कंडीशन हो सकती है. फैंटोनी एनीमिया हमने अभी रिसेंटली पढ़ा इसके बारे में जिसके वन ओवर टाइप ऑफ प्लास्टिक एनीमिया है, या एनीमिया क्रोनिक डिजीज हो रही हो, या एनीमिया रेनल डिजीज हो रही हो, एनीमिया रेनल डिजीज हो रही हो. तो ध्यान रखना आप, एनीमिया क्रोनिक डिजीज में नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है या फिर नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत आसानी से इसका आंसर दे दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएटेड विद रेज्ड एमसीवी एंड नॉर्मल MCSC, दैट इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी. ठीक है, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल कर देता हूँ. सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. शीतला की बात करें, याद करिए शीतला, S सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, I इम्यून डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसेमिया T. तो ये तीनों के तीनों कौन सी थी, कौन से टाइप की थी? हैं तीनों को कहीं भी नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया थी. ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर. ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं. कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को? कोई वॉलंटियर करे इसको प्लीज. मैं पढ़ूं? ठीक सब है, पढ़े. पढ़ो बेटा. Massive splenomegaly is least likely to be associated with which of the following myeloproliferative disorders? Chronic myeloid leukemia, polycythemia vera,
essential thrombocytosis, primary myeloproliferative disorder. क्या पूछ रहा है इसमें बेसिकली, क्या जानने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, क्या रेज कर रहा है क्वेश्चन यहाँ पे? ये So बोल कि रहे हैं मैसिव बोलिए। स्प्लीनोमेगाली के चांसेस सबसे माइल्ड मतलब सबसे कम किस में है, लीस्ट लाइकली? ये बोल रहा है कि ये सारे के सारे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। माइलोप्रोलिफरेटिव यानी बोन मैरो जो माइलोइड टिश्यूज होते हैं उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशन वो है कि इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें स्प्लीनोमेगाली मैसिव नहीं होता है। स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीन का साइज बड़ा तो है लेकिन बहुत मैसिव नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? ये चारों की चारों ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन की बात करें अगर हम, CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के केस में स्प्लीनोमेगाली क्या है? मैसिव है। माइलोइड में फाइब्रोसिस हो गई हो, माइलोइड यानी बोन मैरो में जो बोन मैरो है उसमें अगर फाइब्रोसिस हो गई है, एंड स्टेज में पहुंच गया तो वहां पे भी स्प्लीनोमेगाली मैसिव है। पॉलीसाइथीमिया मेरा हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ब्लड में बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी बन रही हो, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा, आरबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रही हो, लेकिन उस कंडीशन में भी स्प्लीनोमेगाली मॉडरेट होती है लेकिन लेट स्टेज में मैसिव हो सकती है, लेट स्टेज में मैसिव देखने को मिल सकती है। लेकिन एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? स्प्लीनोमेगाली माइल्ड देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें भी क्या इन्फेक्ट होता है कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस जो कंडीशन है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड में। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में सिर्फ आप इसको स्टैटिस्टिकली समझ लीजिए, फिलहाल इसको अभी और डिस्कस करते हैं कि सिर्फ 30% पेशेंट में ही स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, 30% पेशेंट में ही स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। और अब उसको पैल्पेट भी करते हो, दैट इज नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन। जो आपका लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन होता है लेफ्ट साइड में, उससे भी सिर्फ 4 सेंटीमीटर से भी नीचे ही, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता है। यानी कि जो भी स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, एक तो बहुत कम केसेस में सिर्फ 30% पेशेंट में देखने को मिलती है, और एट द सेम टाइम अगर मिलती भी देखने को तो वो नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उन सब में, स्पेशली CML और माइलोफाइब्रोसिस में मैसिव स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीनोमेगाली का साइज 4 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पॉलीसाइथीमिया में माइल्ड तो नहीं, मॉडरेट होता है, यानी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा तो होता ही है, लेकिन लास्ट स्टेज में पहुंचते पहुंचते मैसिव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी बनने लगते हैं, आरबीसी प्लग इन हो जाते हैं स्प्लीनोमेगाली में, तो स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस किसको कहते हैं? आप एक बार क्लियर वर्ड से समझने की कोशिश करें। एसेंशियली यानी क्या कहते हैं कि ये इनिशियल स्टेज में ही ये थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन है, यानी ये कंडीशन होने के लिए किसी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन की जरूरत नहीं है, यानी प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं। एक और कंडीशन होती है जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, यानी ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन होती है which leads to thrombocytosis, that is called secondary thrombocytosis, but here we are talking about essential thrombocytosis, यानी ये डिजीज कंडीशन इनिशियल स्टेज से ही थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन है। और थ्रोम्बोस किससे बनता है? हमारी बॉडी में थ्रोम्बोस किससे बनता है? प्लेटलेट से, एग्जैक्टली प्लेटलेट से बनता है, यानी थ्रोम्बस किसको बता रहा है? यहाँ पे प्लेटलेट की बात कर रहा है। और साइटोसिस हो रही है यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लेटलेट बन रहा है, और वो जो कंडीशन है वो इनिशियल स्टेज में ही सही क्या कहते हैं गड़बड़े किसी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन की वजह से नहीं है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो बोन मैरो में बहुत सारे मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर स्टेट में होते हैं, जो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं अल्टीमेटली, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है। प्रोलिफरेशन यानी कि वो अपने नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट के बनाने लगते हैं, ठीक है, उसको प्रोलिफरेशन कह देते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है कि माइलॉइड यानी माइलॉइड लीनिएज, अगर माइलॉइड में क्या कहते हैं प्रोलिफरेशन हो रहा हो, तो यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेटिकुलोसाइट या एरिथ्रोसाइट्स में अगर ऐसा हो रहा होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी बन रहे, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। एट द सेम टाइम माइलोब्लास्ट होते हैं, माइलोब्लास्ट अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर आपके कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईस्नोफिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट में बन जाते हैं इसको क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया कह देते हैं, ठीक है। अगर मेगाकैरियोसाइट्स की बात करते हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट बोलते हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लेटलेट्स में। मेगाकैरियोसाइट्स बनते हैं फिर अल्टीमेटली प्लेटलेट बन जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लेटलेट बनने लगता है तो उस कंडीशन को बोल देते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट, क्योंकि थ्रोम्बोस किससे बनता है? प्लेटलेट से बनता है, इसलिए इस कंडीशन को एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस कह देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आरबीसी को बनाने के लिए हमें एक सब्सटेंस की जरूरत होती है जो किडनी से प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? एरिथ्रोपोइसिस की कंडीशन करता है। एरिथ्रोपोइटिन ये जो कंडीशन है, इसको जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस।
जो इरिथ्रोपोइटिन पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आरबीसी बनता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी देखोगे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो एक थ्रोम्बोपोइटिन बनता है, टीपीओ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टीपीओ, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ प्लेटलेट हमें बनाना है। इसी तरह से लिम्फोइड प्रोलिफरेटिव भी होता है, लिम्फोइड सेल्स होते हैं, उसमें भी प्रोलिफरेशन होता है, तो उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट अल्टीमेटली प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी से कंडीशन अल्टीमेटली बनती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा, जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अगली बार में, अगले टॉपिक में, ठीक है। तो इस तरह से समझा हमने कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसको एमपीएनएस कहते हैं, सीएमएल, सीएनएल, सीईएल, पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है, पीएमवीएफ, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की तरह बात कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, एल्डरलीज में, यानी बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है, बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है। अब ये सारी कंडीशंस में क्योंकि माइलॉइड सेल्स है तो ऑब्वियसली बात है, एक पर्टिकुलर सेल की तो बात नहीं हो रही है, तो सारे सेल में इफेक्ट हो सकता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे हाइपोसेलुलर हो सकते हैं, हाइपोसेलुलर हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ कंडीशन में पर्टिकुलर वन सेल लाइन होती है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है, जैसे पॉलीसाइथेमिया वेरा में मेनली आरबीसी का अमाउंट सबसे ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की बात करें तो प्लेटलेट बनने लगते हैं। सीएमएल की बात करें तो न्यूट्रोफिल ज्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, न्यूट्रोफिल ज्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइलोप्रोलिफरेटिव हो रहा है तो सब में क्या कहते हैं, सब में इसका असर आता है देखने को, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे इस कंडीशन में आरबीसी ज्यादा बनने लगते हैं, इस कंडीशन में ग्रेनुलोसाइट ज्यादा बनने लगते हैं, इस कंडीशन में प्लेटलेट ज्यादा देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंडीशन अपने आप से अल्टीमेटली डिपेंड करती है कि किस टाइप की डिजीज फर्दर प्रोग्रेस करेगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी या बहुत सारे सेल्स बन रहे होते हैं, उनका सेल टर्नओवर बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में डैमेज भी होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में डैमेज होते हैं तो न्यूक्लियस क्या कहते हैं उसका फ्री होता है, जिससे प्यूरी मेटाबॉलिज्म होता है जो अल्टीमेटली यूरिक एसिड बना देता है। इसलिए इस कंडीशन अल्टीमेटली ज्यादातर कंडीशन में गाउट की कंडीशन भी देखने को हमें मिल जाती है, गाउट की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। और ज्यादा तो ऑल ऑफ द कंडीशन अल्टीमेटली एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। अल्टीमेटली जब ये सब पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो फाइनली जो लास्ट स्टेज बनती है वो एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली। यानी सबकी प्रोसेस ऑलमोस्ट एक जैसी है, बीच में इसकी पैथोलॉजी में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं अपनी अपनी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर अल्टीमेटली वो एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहे होते हैं, अल्टीमेटली जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं हेमेटोपोइसिस की जो कंडीशन होती है, यानी जो क्या कहते हैं आरबीसी जो बाकी से बनना होता है वो कहाँ से बनता है, अब उसको मेडुला के बाहर आके अप्रोच करना पड़ता है, मेडुला के बाहर जहाँ पे उनको आरबीसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होती है, यानी स्प्लीन में क्या कहते हैं स्प्लीन को काम करना पड़ता है जो बोन मैरो उसको करना चाहिए, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट कंडीशन क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि JAK2 काइनेज किस कंडीशन में अटैच एसोसिएट किया था हमने इसको, JAK2 काइनेज को हमने अगर याद हो किसी को तो किसके मेजर क्राइटेरिया में इसको इंक्लूड किया गया है JAK2 काइनेज को, पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा। और मैंने उसी बात आपको बोला था ना कि 3 कंडीशंस और होती है जिसके साथ ये अटैच होता है, ठीक है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। JAK2 काइनेज क्या कहते हैं, जो एक्टिवेशन होता है JAK2 काइनेज का, ये म्यूटेशन 3 कंडीशन में देखने को मिलता है, इसको रट लीजिएगा, पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। और ये CML के साथ ट्रांसलोकेशन होता है 9 और 22 के पोजीशन के बीच में, इसको क्या कहते हैं याद है किसी को, बहुत फेमस नाम है इसका, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये अक्सर पूछा गया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बहुत बार, इनफैक्ट पूछ लिया गया, लगभग सभी लोगों को रट गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब JAK2 काइनेज बेसिकली करता है क्या, हमें याद है एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें डिसाइड करते हैं कि हमें बॉडी को आरबीसीज की और प्लेटलेट की जरूरत है। ये क्या करता है, JAK2 काइनेज एक्टिवेशन हो जाता है और जो थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर होता है उसकी जगह जाकर अटैच हो जाता है और स्टेम सेल्स को क्या कहते हैं बार बार क्या कहते हैं स्टिमुलेट करता रहता है, स्टेम सेल को रिजुमिनेट करता रहता है और बोलता है कि हमें ज्यादा अमाउंट में प्लेटलेट बना के दो, ठीक है। बेसिकली इसका काम यही पर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस हमने बताया था कि बेसिकली तो प्लेटलेट सबसे ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सेल्स नहीं बनते हैं, ल्यूकोसाइट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, डब्ल्यूबीसी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, प्लेटलेट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट या आरबीसी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली प्लेटलेट का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो JAK2 प्लस यानी JAK2 इसका जो क्या कहते हैं जीन लोकेशन है, जो क्या कहते हैं म्यूटेशन होता है JAK2 की वजह से होता है। अब क्या कहते हैं क्लोनल मैलिग्नेंसी हो रही है, ठीक है, प्लेटलेट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, ठीक है, इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर प्लेटलेट कम अमाउंट में बन रहा हो तो इसी कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये कंडीशन मोस्टली किस में देखने को मिलती है ज्यादा,
फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है और एल्डरली फीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलती है, यानी एजेड फीमेल्स में ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, अब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं तो प्लेटलेट एक दूसरे के साथ स्ट्रक होना, एक के साथ चिपक जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पे थ्रोम्बोसिस हो जाती है, अलग अलग जगहों पे थ्रोम्बोस बन जाते हैं। और एट द सेम टाइम क्योंकि ये प्लेटलेट क्या कहते हैं यहीं पे एग्जॉस्ट हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए इसलिए अगर बॉडी में कहीं पे किसी तरह की इंजरी होती है तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में प्लेटलेट नहीं होते हैं, इसकी वजह से रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ जाता है। इसीलिए एशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस को कई जगहों पे हेमोरेजिक थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कहा जाता है। ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि हम बोल रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है यानी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी हेमोरेजिक कंडीशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बन रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रक हो जा रहे हैं और थ्रोम्बोस बना ले रहे हैं जगह जगह पे, इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में प्लेटलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हालांकि है बन तो ज़्यादा अमाउंट बन रहा है। इसी वजह से जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग की केस में प्लेटलेट हमारे पास उस पर्टिकुलर साइट में नहीं होते हैं, इससे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है। दूसरा, अब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज बन रहे हैं, आपके थ्रोम्बस यानी प्लेटलेट बन रहे हैं, आरबीसीज बन रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड वेसल्स में इनका जो वॉल्यूम होगा वो बाकी प्लाज्मा की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है यहाँ पर, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है अभी तक किसी को, कुछ प्रॉब्लम? हेलो, सो गए सब लोग? No, sir. कोई कंफ्यूजन बेटा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन, या मैं दोबारा रिपीट करूँ, कोई कुछ चीज मिस हो गई हो किसी के दिमाग से? ठीक है, मैं मान के चलो सब कुछ ठीक ठाक। ठीक है, तो हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी तो बहुत सारे कंडीशन देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, उसके जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स में बहुत सारा सेगमेंटेशन डायलिटेशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो का क्या कहते हैं स्लगिशनेस हो जाएगी, तो वैसा नर्वोसा में हो जाता है, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी हेडेक, सर दर्द हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, टिनिटिस हो रही है कान में, ठीक है, डेफनेस देखने को मिल रही है, ब्लड वेसल्स कंजेस्टेड और इंगॉल्ज हो जाएंगे, तो अगर कहीं पे भी इंजरी होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही होगी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स में आरबीसीज भी इंगॉल्व हो गए हैं, बहुत सारा ब्लड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर गया है, और एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास प्लेटलेट्स भी नहीं है सफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मिसिंग हो गई यहाँ पे, अगर ध्यान दें, क्योंकि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो उसी के नेगेटिव फीडबैक में थ्रोम्बोप्रोटीन की बात हमने की था, थ्रोम्बोप्रोटीन का अमाउंट भी कम देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, थ्रोम्बोप्रोटीन का लेवल कम होता है क्योंकि उसको फीडबैक मिल रहा है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्लेटलेट है, इसलिए टीको के लेवल डिक्रीज दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, अब क्लिनिकली बात करें तो क्या क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है तो क्योंकि ब्रूजिंग हो रही है, बहुत सारे प्लेटलेट अलग अलग जगह जाके स्ट्रक हो गए तो ब्रूजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन वो एक जगह पे है नहीं क्योंकि अब यूज्ड अप हो गए तो ब्लीडिंग होती है, और जिस वजह से कई जगहों पे एरिथ्रोमाइल्जिया, ठीक है, मिलेजिया, ठीक है, देख रहे हैं, रेड कलर होगा और वहाँ पे पेन होगा, बहुत ज्यादा बर्निंग पेन बेसिकली देखने को कई बार देखने को मिलेगा हमें। यहाँ बहुत सारे थ्रोम्बोसिस हो रहा है, थ्रोम्बोसिस की वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई अलग अलग जगहों पे डिस्टर्ब होगा, तो हमने भी डिस्कस किया था हेडाकोबिजिक थ्रोम्बोसिस हो रही थी, ये कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। गाउट भी देखने को मिलेगा, हमने बताया था बहुत ज्यादा अमाउंट में रेड सेल्स बन रहे होंगे, तो अल्टीमेटली यूरिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से गाउट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन इस कंडीशन में हेपेटोस्प्लेनोमेगाली बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनती है। व्हाई? नोबडी नोज टिल नाउ, मुझे इसका कोई रीजन क्लियरली नहीं मिला, बट दिस वाज द ओनली माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जहां पे स्प्लेनोमेगाली में बहुत ज्यादा अमाउंट में स्प्लेनोमेगाली नहीं देखने को मिलती, अगर होती भी है तो दैट टू वेरी माइल्ड। व्हाई? नो क्लियर एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन एनीवेयर। ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इनफैक्ट वही है, लेकिन इसका रीजन कहीं पे भी तो मुझे देखने को नहीं मिला था। ठीक है, सीबीसी काउंट कराएंगे तो आरबीसी का काउंट ज्यादा मिलेगा, टीएलसी का काउंट ज्यादा मिलेगा, प्लेटलेट का काउंट ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लेटलेट्स मिलेंगे, और एट द सेम टाइम जो प्लेटलेट का साइज होगा वो बहुत ज्यादातर तो जो प्लेटलेट्स उनके साइज बढ़ गए हैं, मेगा कैरियोसाइट्स देखने को मिलेंगे, जिसको कंडीशन को मेगा कैरियोसाइट्स कह देते हैं। ठीक है, टीक्यू लेवल डिक्रीज मिलेगा। देखकर बोन मैरो अगर बायोप्सी कराएंगे तो जनरलाइज हाइपरसेल्युलरिटी मिलेगी, यानी सारे सेल्स में क्या कहते हैं हाइपरसेल्युलरिटी मिलेगी देखने को, लेकिन मेनली यहाँ पे प्लेटलेट का काउंट ज्यादा मिलेगा, जिसमें आप जनरलाइज हाइपरसेल्युलरिटी में बोलोगे तो मेगा कैरियोसाइट की हाइपरट्रॉफी और अल्टीमेटली हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, अगर जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे तो JAK2 हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब क्योंकि प्लेटलेट क्या कहते हैं यूज्ड अप होगा तो ब्लीडिंग टाइम क्या कहते हैं प्लेटलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन कोगुलेशन फैक्टर बाकी के सारे नॉर्मल है, इसलिए कोगुलेशन फैक्टर नॉर्मल है तो पीटीटी नॉर्मल देखने को मिलेगा। बट अब हमने बात की थी, हमने बोला था कि थ्रोम्बोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस और सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन वो होती है जो ऑलरेडी किसी दूसरी कंडीशन की वजह से अल्टीमेटली थ्रोम्बोसाइटोसिस में डेवलप हो जाती है। वो कंडीशन कौन कौन सी है?
आयरन डिफिशियंसी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्प्लीनेक्टोमी, ट्रॉमा, सर्जरी और इस्चीमिया, इस कंडीशन को थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है। इन कंडीशन को एक्सक्लूड करने के बाद ही आप इस कंडीशन को बोल पाओगे कि दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑफ एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब आप सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस की सारी कंडीशंस को रूल्ड आउट कर दोगे तभी बोलोगे कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी यू शुड एक्सक्लूड ऑल द कॉजेस ऑफ सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। Only after that you can conclude that this particular condition is of essential thrombocytosis, ठीक है। ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा है, कोगुलेबिलिटी ज्यादा है, तो हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन में देखने को मिलती है, इसको विर्चोट्राइट कहते हैं। विर्चोट्राइट कहते हैं यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स में जो सेल्स है बहुत ज्यादा है, तो उसका ब्लड फ्लो का स्टेसिस हो जाएगा। स्टेसिस ब्लड फ्लो जगह पे आकर रुक जाएंगे, एक जगह पे आकर रुक जाएंगे तो अल्टीमेटली एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी। एंडोथेलियल इंजरी होगी तो अल्टीमेटली हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाएगी, यानी ये कैस्केड ऑफ इवेंट बन जाएगा। कैस्केड इवेंट बन जाएगा यानी एक के बाद एक स्टेसिस हो रही है, एंडोथेलियल इंजरी हो रही है, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो रही है, जिसको विर्चोट्राइट कहते हैं। कई बार पूछा गया है इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। थ्रोम्बोसिस बन रहा है, मैलिग्नेंट ट्रांसमिशन अल्टीमेटली एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और माइलोफाइब्रोसिस। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया बन जाएगा यानी कि क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, या फिर माइलोइड सेल्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी, माइलोइड सेल्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो दो कंडीशन में अल्टीमेटली मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस का हो जाता है अगर इसको अनचेक रखा जाएगा तो, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्लियर कर लिया, अभी तक बात हमारे समझ में आ गई है। इट इज अ नॉन रिएक्टिव क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जिसमें सस्टेन मेगाकैरोसाइट प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। वर्ड एक वर्ड्स क्लियर होते जा रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का काउंट ज्यादा बढ़ जाता है, जो काउंट एक्चुअली कितना होता है, मोर देन 450 into 10⁹ पर लीटर। इतना अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। म्यूटेशन कौन सा देखने को मिलता है, मेनली म्यूटेशन जैक2 देखने को मिलता है, इसके अलावा CALR और MPL भी देखने को मिल सकता है, दैट इज इन 90% केसेस, लेकिन ज्यादातर जैक2 पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोल रहा है सेक्स लाइक इनवॉर्ली क्या कहते हैं, फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है इस कंडीशन में, ठीक है। मीडियन एज इसकी डायग्नोसिस की क्या होती है, 60 ईयर्स होती है, लेकिन 20% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें 40 ईयर से यंगर पेशेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन किसमें, एल्डरली में देखने को मिलती है और फीमेल कंडीशन में देखने को मिलती है, और बहुत ही रेयर होता है कि चिल्ड्रन में देखने को आपको कंडीशन मिलेगी। मैंने भी बताया था आपको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसीज बन रहे हैं और क्या कहते हैं थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हो रहा था, पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, डिजिटल पेन होगा, माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन हो रहा होगा, तो डिजिटल में पेन, डिजिट्स में पेन हो रहा होगा, गैंग्रीन हो जाएगा, एरिथ्रोमाइल्जिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट बोलेगा उसको बर्निंग पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, एट द सेम टाइम कंजेशन हो होगा, तो डस्ट की रेड कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगी, जो हीट के एक्सपोजर से एग्रीवेट करेंगी और कोल्ड से एमिलिएट हो जाएंगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो आपको एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस में देखने को मिलेगा, दैट इज हेडेक, ठीक है। इसके अलावा पैरास्पासीसिया देखने को मिल सकता है, एपिसोडिक ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक देखने को मिल सकता है, बहुत सारे माइक्रोथ्रोम्बाई होते हैं अलग जगह पे डिसलॉज होकर अटैच हो जाएंगे तो इस्चेमिक अटैक देखने को मिल सकता है। 40% पेशेंट में ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो फीमेल में आप देखो से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, बच्चा होगा तो प्लेसेंटल इंफेक्शन हो सकता है, इंट्रायूट्राइन रोड रिटार्डेशन और फीटल डेथ। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ जो यूजुअली पूछे तो नहीं गए, लेकिन हमेशा क्या कहते हैं जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं उससे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा याद रखो, कि बाई चांस अगर एग्जामिनर आपको सरप्राइज करने की कोशिश करो तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अगर पेशेंट सक्सेसफुली क्या कहते हैं प्रेगनेंसी हो जाती है, सारी कंडीशन से अपने आप को बचा ले जाता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली पेशेंट का काउंट, ब्लडलेट काउंट डिक्रीज होने को देखने को मिलता है इस कंडीशन में, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सिर्फ 40 से 50% पेशेंट में स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो दैट शुड बी नॉट बी मोर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे पूछा गया था कि सारे 4 माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स इसमें कौन सी स्प्लेनोमेगाली लीस्ट लाइकली है, तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस के केसेस में स्प्लेनोमेगाली माइल्ड देखने को मिलती है, ना कि मैसिव अमाउंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कोई पढ़ेगा, अभी था, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। कोई रीड करेगा इसको बेटा, हेलो। All of the following are associated with secondary hemochromatosis except thalassemia major, sideroblastic anemia, hereditary spherocytosis, और पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया।
तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं हमसे? सर इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी डिजीज एसोसिएटेड सेकेंडरी होमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस बेसिकली क्या है, किसी को कुछ आइडिया? Iron हेमोक्रोमेटोसिस बेसिकली iron overload. आयरन ओवरलोड, बेसिकली ज्यादा अमाउंट में आयरन हमारी बॉडी में क्या कहते हैं डिपॉजिट हो जाता है, उसको आयरन ओवरलोड बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हेमोक्रोमेटोसिस होता है। ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी इन चारों कंडीशन में किस में क्या कहते हैं सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम क्या कहते हैं इस चार्ट को एक बार ध्यान से देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन ओवरलोड्स के जिसको हेमोक्रोमेटोसिस भी बोलते हैं, इन किन कंडीशंस में हेमोक्रोमेटोसिस देखने को मिलता है। हेरेडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस हो रहा है, एचएफई हेमोक्रोमेटोसिस का एचएफई रिलेटेड दो टाइप होते हैं हेमोक्रोमेटोसिस, टाइप 1 टाइप 2, इनमें देखने को मिलेगा। आयरन लोडिंग एनीमिया यानी थैलेसेमिया मेजर, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ट्रांसफ्यूजन या फिर पैरेंटल आयरन ओवरलोड यानी आपको पेशेंट को अलग से दिया जा रहा हो या पेशेंट का डाइटरी आयरन ओवरलोड हो रहा हो। इस कंडीशन में क्या करते हैं हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड की स्टेट यानी हेमोक्रोमेटोसिस देखने को मिल सकता है। क्रोनिक लीवर डिजीज भी होती है, हेपेटाइटिस सी, एल्कोहलिक सिरोसिस, स्पेशली एडवांस स्टेज में हो, नॉन एल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, ये सारी कंडीशंस पढ़ सकते हो लेकिन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन इतनी एरिया में ही डिपेंडेंट होते हैं, इतने एरिया में डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ कंडीशन एटलीस्ट मैक्सिमम पूछ सकते हैं आपसे, हेपेटाइटिस सी पूछ लेंगे, एल्कोहलिक सिरोसिस पूछ लेंगे, एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस पूछ लेते हैं। इसके अलावा ये बाकी कंडीशन आप पढ़ने के लिए पढ़ लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में देखा नहीं है, मुझे मेरी नॉलेज में तो कभी नहीं पूछा गया इसके बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप पीछे क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल करें तो हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं, थैलेसेमिया मेजर यहाँ पर है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है, लेकिन पारक्सोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया नहीं है। पारक्सोमल हीमोग्लोबिनूरिया नहीं है। तीन कंडीशन ऐसी हैं, थैलेसेमिया मेजर, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में सेकेंडरली इसके बाद में अल्टीमेटली पेशेंट में आयरन ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन पारक्सोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये होता क्या है, पारक्सोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया होता क्या है, किसी को कुछ आइडिया? इस वर्ड से एटलीस्ट को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या है ये बेसिकली पारऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया बेसिकली क्या चीज है? सर इसमें कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली। थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, सिंपल तरह से देखें, पारऑक्सिस्मल यानी कि पेशेंट की कंडीशन कंसिस्टेंट नहीं होती है, कभी कभी देखने को मिलता है। कब होता है? नॉक्टर्नल होता है। हीमोग्लोबिनूरिया यानी हीमोग्लोबिन मिलता है किसमें? यूरिया में, ठीक है, यानी सॉरी यूरिन में, ठीक है, यानी कि पेशेंट को नॉक्टर्नली रात के बाद में क्या करते हैं यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, वही पारऑक्सिस्मल, इसको बोलते हैं पारऑक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। और जो आपने बताया कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या है ये? दैट इज एक्वायर्ड क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, दैट इज एक्वायर्ड है। ये तो क्रोनिक है, होल्ड होती है, एक्वायर्ड है यानी पेशेंट अपने आप से नहीं लेकर आते, एक्वायर करता है पेशेंट, ठीक है। क्यों होता है? माइलॉइड स्टेम सेल में डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें कौन से पर्टिकुलर जीन में देखने को मिलता है? पिगा जीन में, PIGA, पिगा जीन में देखने को मिलता है। ये बहुत लंबा नाम है, सिर्फ पिगा ही सफिशिएंट है याद करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? एक्स क्रोमोसोम में। इसका पोजीशन क्या होता है? 22.2, ठीक है। और ये कब होता है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ पिगा जीन में डिफेक्ट देखने को मिलता है जो माइलॉइड स्टेम सेल्स में होता है, जिसकी वजह से पेशेंट इस कंडीशन को एक्वायर करता है और ये कंडीशन क्रोनिक होती है, लंबे समय तक बनी रहती है पेशेंट के अंदर। अब इसके बारे में इसके बाद जो बहुत सारे टर्म्स हैं, थोड़े से अभी थोड़ा सा इसको देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में इसको आराम से समझ लेंगे, आराम से बैठ भी जाएगा दिमाग में कि बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। पिगा जीन एक एंजाइम को इनकोड करता है जो सिंथेसाइज करता है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन को। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन या जो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एसोसिएटेड प्रोटीन होता है, उसको सिंथेसाइज करता है, जो कॉम्प्लीमेंट मीडिएट को, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है, जिसमें एक पर्टिकुलर जो एंजाइम प्रोटीन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं GPI, दैट इज ग्लाइकोसिल फॉस्फेटेट आइनोसाइटोज। नाम रटने की जरूरत नहीं है, GPI सफिशिएंट है समझने के लिए, सिर्फ इतना याद रखिए पारक्सोमल हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, एक्वायर्ड कंडीशन है, कंजेनिटल नहीं है, क्रोनिक कंडीशन है। क्या होता है? माइलॉइड स्टेम सेल डिफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों होता है? एक जीन होता है जिसको बोलते हैं पिगा जीन, जिसकी वजह से होता है। जीन का पोजीशन कहाँ पर होता है? एक्स क्रोमोसोम में। पोजीशन क्या है? 22.2, ठीक है। आफ्टर बर्थ की कंडीशन डेवलप होती है। पिगा जीन क्या करता है? एक एंजाइम बनाता है जो अल्टीमेटली
मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन बनाता है। जो प्रोटीन क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है, जिसमें एक प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं जीपीआई। ठीक है, अब जब ये क्या कहते हैं पीका जीन में अगर डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो जीपीआई नहीं बनेगा, जीपीआई नहीं बनेगा तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं होगा तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस होती है वो नॉर्मल तरह से बिहेव नहीं करेगी। तो कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, CD55 और CD59, CD55 और CD59। किसी को पता है कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर डिफरेंशिएशन। हाँ, CD55 और CD59 दो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंशिएशन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं जो ये नहीं बन पाते तो कॉम्प्लीमेंट अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है इसमें एंटीबॉडीज आरबीसी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस यानी वेसल्स के अंदर ही आरबीसी का हीमोलाइसिस होने लगता है। अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आसान तरीके से समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फैगोसाइटिक सेल्स टू किल द ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसकी एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी जो क्या कहते हैं एंटीबॉडीज को बनाती है, फैगोसाइटिक सेल्स बनाती है, जो अल्टीमेटली उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ये एक कैस्केड इवेंट के थ्रू होता है। ये तीन तरह से होता है। क्लासिक पाथवे हो सकता है कि आप बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन मिलते हैं, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या फिर बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन की वजह से एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं अल्टीमेटली बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। या फिर लेसिथिन पाथवे हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन दिस सेकेंडरी पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन। क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन होते हैं जिसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है आउटर लेयर पर, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, जिसकी वजह से कैस्केड ऑफ इवेंट होता है। फैक्टर C3 से लेके C59B से लेके C6, 7, 8, 9 तक हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर फिर ये क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC मैथ से अटैच हो जाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत लंबी सी प्रोसेस है, कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन क्या होता है, बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन बना रहा है। एंडोटॉक्सिन कहाँ पर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है, इसकी आउटर लेयर पे होते हैं, जो क्या कहते हैं एक कैस्केड इवेंट क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली क्या कहते हैं जो C5B, C6, 7, 8, 9 बनते हैं वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब होता है क्या इसके साथ में, इसका हमारी पीएनएच के साथ क्या रिलेशनशिप है, पीएनएच के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब क्या कहते हैं एंटीबॉडीज बनते हैं और जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस एंटीबॉडीज को नॉर्मल सेल्स यानी आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट से भी बचाना जरूरी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, पिगा जीन होता है। पिगा जीन क्या करता है, जीपीआई बनाता है। ठीक है, अगर आपको याद हो कराना बैक करें हम लोग, जीपीआई क्या था, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन कौन से दो हैं, जीपीआई के साथ अटैच होते हैं, CD55 और CD59। CD55 59 क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन यानी इसको कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटरी प्रोटीन भी कह सकते हैं, यानी कि जो भी एंटीबॉडीज बनते हैं उसको उस कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, यानी ये एक तरह से आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स को बचाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो पहली बात है C3 कन्वर्टेज अब आ रहा है, इसकी पहले की प्रोसेस C3 कन्वर्टेज यहाँ जो बन रहा था इसको क्या कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं और अल्टीमेटली C9 जो यहाँ पर बन रहा होता है उसकी बाइंडिंग को ब्लॉक कर देते हैं, तो यानी नो मैक। ठीक है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, इसलिए अल्टीमेटली जो हमारी नॉर्मल सेल्स है वो बच जाती हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि पिगा जीन क्या कहते हैं डिफेक्ट हो गया, पिगा जीन में पिगा जीन की वजह से डिफेक्ट हो तो जीपीआई डिफेक्ट हो गया, जीपीआई डिफेक्ट हो तो अल्टीमेटली CD55 CD59 नॉर्मल तरह से वर्क नहीं कर पाते, नॉर्मल तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास सिंपल क्या होगा, जो एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट पाथवे अल्टीमेटली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एट द सेम टाइम वो आरबीसीज को भी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट तीनों को डिस्ट्रॉय करेगा, मेनली आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंट्रावेस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर हीमोलाइसिस होने लगती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब एक बार काफी हद तक जब दोबारा जो उन लाइंस को फिर से पढ़े तो क्लियर हो जाएगा, कोई हीमोलाइटिक डिफेक्ट है, माइलोइड स्टेम सेल्स में हो रहा है, पिगा जीन में हो रहा है, पोजीशन हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो नो जीपीआई, तो नो कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन बनेंगे, यानी CD55 CD59 नहीं बनेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट अल्टीमेटली क्या करेंगे, आरबीसी पे अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से तीनों सेल्स में डिफेक्ट होगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस यानी आरबीसी में डिस्ट्रक्शन होने को मिलेगा। तो बेसिकली हम इसको अगर बाय डेफिनेशन बोलने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे पीएनएच इज एन
इंट्रिंसिक इंट्रावेस्कुलर एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। इंट्रिंसिक है, सेल के अंदर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इंट्रावेस्कुलर है, इंट्रावेस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर हो रहा है, कंडीशन एक्वायर्ड है, आपने बाद में डेवलप की है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल रही है। यानी एक ही वर्ड हमारी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है। अब होता क्या है, थ्रू आउट बॉडी में थ्रू आउट पूरे दिन हीमोलाइसिस हो रही होती है, लेकिन क्या कहते हैं इसका जब रात में जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग जब यूरिन को सैंपल किया जाता है तो अर्ली मॉर्निंग यूरिन में सबसे ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन देखने को मिलते हैं। इसलिए रात के टाइम की यूरिन में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, इसलिए इस कंडीशन को पैराक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता है क्या, इसके दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं देखने को मिलते हैं। क्या ये कंडीशन अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डेवलप हो सकती है या फिर एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में डेवलप हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डेथ का, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा डेथ का, थ्रोम्बोसिस बन जाएंगे, बहुत सारे थ्रोम्बोसिस बन जाएंगे, हीमोग्लोबिन में बहुत सारा अमाउंट में हीमोग्लोबिन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्यूमुलेटेड थ्रोम्बोसिस हो रही है, थ्रोम्बोसिस हो रही है तो कहां पर हो रही है, हेपेटिक में, पोर्टल में या सेरेब्रल कंडीशन में। इन तीनों कंडीशन में क्या कहते हैं थ्रोम्बोसिस होगी, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का। और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है इसका, इन्फेक्शन। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्लिनिकली तीन कंडीशन देखने को मिलेगी, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, पेशेंट को फीवर होगा दैट इज ऑफ अननोन ओरिजिन विदाउट एनी रीजन। ठीक है, पैनसाइटोपेनिया हो रहा है यानी पेशेंट का में इन्फेक्शन हो रहा है, डब्ल्यूबीसीज भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, थ्रोम्बोस भी क्या कहता है, प्लेटलेट भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट को फैटिग भी हो रहा है और पेशेंट को अल्टीमेटली एप्लास्टिक एनीमिया हो जा रहा है। पैनसाइटोपेनिया के बाद अल्टीमेटली एप्लास्टिक एनीमिया हो जा रहा है। एट द सेम टाइम थ्रोम्बोसिस हो रही है, थ्रोम्बोसिस हो रही है तो हेपेटिक वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो रही है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बट-चियारी सिंड्रोम। एब्डोमेन में अगर थ्रोम्बोसिस हो रही है तो क्या हो रहा है, बाउल नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को सिवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट को सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस होगा तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है या पेशेंट की स्किन के नीचे बहुत सारे नोडुल बन जाएंगे। एट द सेम टाइम कई बार देखा है कि हीमोग्लोबिनूरिया जब भी हो रहा होता है विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन क्लियर नहीं है, ये हीमोग्लोबिनूरिया होता है, उसके साथ में कोइंसाइड करती कंडीशन ईसोफेजियल स्पाज्म देखने को मिलता है, ईसोफेजियल स्पाज्म देखने को मिलता है और साथ में स्क्लेरोमेगाली भी देखने को हमें मिलेगी। तो ये पूरा क्लिनिकल इवेंट हमारी आंखों के सामने पीएनएच का नजर आता है देखने को। ठीक है, अगर हम डायग्नोसिस कराने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, हेमेटोक्रिट कम देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में रेटिकुलोसाइट्स को बनाने की कोशिश करेगी तो रेटिकुलोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगा। एनसीबी क्या होगा, एनसीबी क्या देखने को मिलेगा, या तो नॉर्मल होगा, डिक्रीज होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा होगा, ये इंक्रीज हो रहा होगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं कई बार साइज बड़ा भी देखने को मिल सकता है देखने को। अब क्या हो रहा है, अगर इसकी बात करें यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो एलडीएच का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, लिवर डैमेज हो रहा है, यहाँ पर एलडीएच देखने को मिलेगा। यूरो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या कहते हैं अमाउंट ज्यादा मिलेगा। हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा हो तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन को कौन ले लेता है, हेप्टोग्लोबिन ले लेता है, हेप्टोग्लोबिन को कैप्चर कर लेता है तो हेप्टोग्लोबिन का अमाउंट भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरिन का सैंपल करेंगे तो यूरिन का सैंपल करने में रिपीटेड अमाउंट भी यूरिन में हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। कॉम टेस्ट कराएंगे, कॉम टेस्ट कराएंगे तो कॉम टेस्ट नेगेटिव मिलेगा क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी एनीमिया यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो कॉम टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। एक और टेस्ट किया जाता था, कई बार सुक्रोज हीमोलाइसिस टेस्ट किया जाता था स्क्रीनिंग करने के लिए, लेकिन अनरिलायबल होता है। कंफर्म किस करेंगे, अल्टीमेटली हैम टेस्ट से कन्वर्ट करेंगे, जिसको एसिडिफाइड सीरम टेस्ट भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये रटना पड़ेगा इसको यहाँ पर आपको। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो रिलायबल भी होता है। पीएनएच के केसेस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एचएएम यानी एसिडिक सीरम टेस्ट भी करा जाता है, या फिर इसको और कंफर्म करने के लिए फ्लो सिमेट्री करते हैं यानी CD55 CD59 को भी जांचा जाता है। अगर इसका मोड कम मिलता है तो ये कंफर्म कर देता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है तो एसिडिफाइड सीरम टेस्ट है। अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट देखना तो क्या सा होगा, फ्लो साइटोमेट्री करेंगे जिसमें CD55 और CD59 कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट ऐसा आपके लिए रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो तो पीएनएच के साथ क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ आयरन तो हो रहा है और हीमोग्लोबिन पीएनएच की कंडीशन में लॉस ऑफ आयरन हो रहा है हीमोग्लोबिनूरिया की वजह से, और वो भी इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से। इसलिए इस कंडीशन में आयरन ओवरलोड तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस होने की कंडीशन नहीं होती है। हाँ, पीएनएच के केस में अगर लेटर कंडीशन में बार बार पेशेंट को रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है तो उस केस में आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है, जिसको आइट्रोजेनिक हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट के आफ्टर इफेक्ट की वजह से होता है, टिपिकल पीएनएच की वजह से नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि क्या आइट्रोजन हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में बात करें तो हाँ बोल सकते हैं, पीएनएच की कंडीशन में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है जिसकी वजह से आइट्रोजेनिक हीमोक्रोमेटोसिस देखने को मिलता है, यानी हीमोक्रोमेटोसिस ड्यू टू ट्रीटमेंट।
ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस एक्सेप्ट पैराक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। क्लियर है अभी तक? कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पे भी? मैं साइड को बैक एक काम करता हूँ, साइड को बैक करता हूँ। कुछ कंफ्यूजन होता है आप एक बार फिर से देखो यार। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो अभी भी। आई थिंक वो प्रोसेस को आप समझ लोगे ना, किसी डिजीज कंडीशन में तो बहुत सारी चीजें तो हमको बेवजह रटनी पड़ती हैं, वो नहीं करना पड़ता है हमको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा इसको? कोई पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को, पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या पूछ रहे हैं इसमें एग्जैक्टली। तो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि कई बार आप क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, और हड़बड़ी में बहुत बार गलत आंसर भी दे देते हैं। तो एक हैबिट बनानी जरूरी है एमसीक्यू सॉल्व करते समय कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इस तरह के पेपर्स में। आपको सिंपली क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और जानने की कोशिश करनी है कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को खुद से एक बार ध्यान से पढ़ो बेटा। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन को? कोई एक पढ़ लो भाई, नाम लेके बुलाऊं? Which of the following is least feature of multiple myeloma? Least common feature of multiple myeloma. A option bone pain, B normocytic normochromic anemia, C susceptibility to bacterial infection, or D hyperviscosity syndrome. कोई ट्राई करेगा इसका आंसर देने के लिए? सर बी हो सकता है। डी बेटा, डी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। सर डी सर हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम। हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम लीस्ट कॉमन फीचर है। और सबसे कॉमन फीचर क्या है इसका? बोन पेन। बोन पेन मल्टीपल माइलोमा Bone के साथ pain bone में होगा। ना, बोन पेन एग्जैक्टली। मल्टीपल माइलोमा के केस में बोन से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। दोबारा से हम वापस करें उसी स्लाइड पर आ जाए वापस, ठीक है। स्टेम सेल्स के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं। एरोथ्रोसाइट्स बनाते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स बनाते हैं, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं, अगर आरबीसी का लेवल कम होता है उसका एनीमिया, हाई होता है तो पॉलीसाइथेमिया। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर ज्यादा होता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस, कम होता है ल्यूकोपीनिया बोल देते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोपीनिया बोल देते हैं। उसी तरह से लिम्फोइड सेल्स में दो टाइप के सेल्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। उसमें से कुछ बी लिम्फोसाइट अल्टीमेटली प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जब प्लाज्मा सेल का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बनने लगता है, यहाँ पे प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया होती है, तो उस कंडीशन को उसमें से उस कंडीशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक वन ऑफ द टाइप है मल्टीपल माइलोमा। वन ऑफ द टाइप है मल्टीपल माइलोमा। प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया को मोनोक्लोनल गामापैथीज भी कहते हैं। मोनोक्लोनल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में गामापैथीज देखने को मिलती है। गामापैथीज के गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये गामा ग्लोबुलिन्स बनाते हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, प्लाज्मा सेल्स अल्टीमेटली एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है, जिनको गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा नहीं, गामा ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी कंडीशन को पैराप्रोटीनीमिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन होते हैं, उसमें 5 हैवी चेन आइसोटोप देखने को मिलते हैं, जिसके टाइप होते हैं MAGED। ये 5 हैवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, कप्पा और लैम्डा लाइट चेन देखने को मिलते हैं। In most plasma cell, light chains are synthesized in excess, या लाइट चेन जब सिंथेसाइज एक्सेस होते हैं तो फ्री लाइट चेन्स बन जाते हैं, ठीक है, जो किडनी द्वारा क्लियर कर लिए जाते हैं। नॉर्मली जिसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 10 मिलीग्राम पर डे होता है। लेकिन क्या पे लाइट चेन जो होते हैं, जिसको बेंजोस प्रोटीन भी कहते हैं, इसका अमाउंट मोर देन 10 मिलीग्राम हो जाता है इस केस में, जब प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया हो रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 10 मिलीग्राम होता है, ठीक है। ये फ्री लाइट चेन्स को टेस्ट करने की नॉर्मल जो ड्यूरिंग डिप्स्टिक टेस्ट होता है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी प्रोटीन की बात करें, गामा ग्लोबुलिन की बात करें, तो इसलिए नॉर्मल यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट से इसको सर्च नहीं किया सकता। इसलिए हमको क्या करने की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत पड़ती है।
अब इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है क्या भाई साहब, होता है क्या चीज़ है बेसिकली, क्या करते हैं हमारे ग्लोबुलिन बन रहे होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं तो अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज है तो उससे भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के भागने की कोशिश करा तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में हमें कर्व देखने को मिलता है। लेकिन मल्टीपल माइलोमा के केस में, गामा ग्लोबुलिन के केस में ये कर्व बहुत ज़्यादा इस तरह से हाइट दिखाई देता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में गामा ग्लोबुलिन बन रहा होता है प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया की वजह से, ठीक है। मैं अभी भी मल्टीपल माइलोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया जिसको मोनोक्लोनल गामापैथी भी कहते हैं, जिसका वन ऑफ टाइप है मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर सेल जो ज्यादा अमाउंट में बनने लगता है, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन बोल देते हैं जिसको। मोनोक्लोनल इसलिए बोलते हैं, इसीलिए इसको एम स्पाइक भी बोलते हैं या एम कंपोनेंट भी बोल देते हैं, एम स्पाइक या एम कंपोनेंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मोनोक्लोनल एक पर्टिकुलर सेल टाइप। हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन है सर, मोनोक्लोनल गामापैथी और पॉलीक्लोनल गामापैथी में सर एक बार डिफरेंस बता दीजिएगा। पॉलीक्लोनल जैसे यहाँ पर प्लाज्मा सेल बन रहे हैं ना, बहुत ये 5 टाइप के आइसोटाइप से आपके बहुत सारे कौन से अल्फा बीटा, ये देखिए एल्ब्यूमिन अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 और गामा ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। अगर एक ही टाइप के में क्या कहते हैं एक ही प्लाज्मा सेल में गड़बड़ी हो रही हो तो उसको मोनोक्लोनल बोल देते हैं, अगर बहुत सारी देखने को मिले एक साथ तो उसको पॉलीक्लोनल बोल देंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल में ग्लोबुलिन में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए मोनोक्लोनल बोल दे रहे हैं। अगर सारे में देखने को मिल रहे होते यहाँ पे एक साथ सारा का सारा ये कहे तो ग्राफ अगर हाई अमाउंट में दिखाई दे रहा होता, बड़ा दिखाई दे रहा होता, बोलते पॉलीक्लोनल देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको मोनोक्लोनल गामा ग्लोबुलिनोपैथी कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मल एल्ब्यूमिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 ग्लोबुलिन का नॉर्मल का जो कर्व है वो तो नॉर्मल अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन गामा ग्लोबुलिन नॉर्मल से ज्यादा दिखा रहा है, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर टाइप दिख रहा है, इसलिए मोनोक्लोनल गामा ग्लोबुलिनोपैथी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको एम स्पाइक बोला जाता है, एम कंपोनेंट बोला जाता है, हालांकि एमसिस का कोई रिलेशन नहीं, इसको गामा ग्लोबुलिन बोला जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, हमने इसके बाद बताते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, सेरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं, उसके बाद उसके टाइप को जानने की कोशिश करते हैं, उसके टाइप को जानने के लिए फर्दर एक और टेस्ट करना पड़ता है जिसको इम्यूनोफिक्सेशन कर देते हैं। इम्यूनोफिक्सेशन क्या करता है, बताता है कि गामा ग्लोबुलिन में कौन सा ग्लोबुलिन क्या कहते हैं बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल बताएगा आईजीजी बढ़ा हुआ है, और आईजीजी में कौन सा प्रोटीन बढ़ा हुआ है, कप्पा प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो उसको बोल देंगे अल्टीमेटली कि आईजीजी कप्पा मोनोक्लोनल प्रोटीन। गामा ग्लोबुलिन को कई टाइप के होते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मोनोक्लोनल गामा ग्लोबुलिनोपैथी में कौन सा पर्टिकुलर टाइप बढ़ा हुआ है तो उसके लिए इम्यूनोफिक्सेशन करते हैं, इसको आईजीजी, उसमें कौन सा चेन होता है उसको अगर फर्दर जानना चाहते हो तो कप्पा मोनोक्लोनल प्रोटीन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो मल्टीपल माइलोमा बेसिकली क्या है, इट इज वन ऑफ द प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया, जिसमें एक सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, वो आईजीजी हो सकता है, आईजीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पर्टिकुलर एक एम स्पाइक देखने को मिल सकता है, और करस्पॉन्डिंग लाइट चेन कप्पा और लैम्डा में इंक्रीज अमाउंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा कहाँ से शुरू हो रही है, मल्टीपल माइलोमा में बी सेल न्यूप्लाज्म हो रहा है, ठीक है, मोनोक्लोनल हो रहा है, मोनोक्लोनल एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा सेल हो रहा है, यानी एक पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, जिसकी ओवर क्राउडिंग हो जा रही है ओवर बाकी एंटीबॉडीज के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वो बाकी एंटीबॉडीज को काम नहीं करने दे रहा है, इसलिए अल्टीमेटली पेशेंट में क्या हो जा रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बेसिकली बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा, इकोलाई होगा, इसके कंडीशन की इस केस से अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उस केस में क्या करते हैं, बॉडी की ह्यूमरल इम्यूनिटी डाउन होती है, इसलिए पेशेंट इस पर्टिकुलर टाइप के क्या हो गया भाई, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट स्पेसिफिक बैक्टीरियल कंडीशन के लिए ससेप्टेबल हो जाता है, लेकिन क्योंकि जो वायरस होते हैं वायरस के लिए नॉर्मली टी सेल फंक्शन करते हैं, क्योंकि टी सेल यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, इसलिए पेशेंट वायरस के लिए ससेप्टेबल नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन की ओर बैक करें वापस यहीं पे, तो ससेप्टेबिलिटी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है, दिस इज नॉट लीस्ट कॉमन, इट इज कॉमनली सीन इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। तो इंटैक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कोई एक सब क्लास क्या कहते हैं ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा आईजीजी देखने को मिलता है, जिसमें हैवी ऑफ लाइट चेन दोनों में से किसी का फ्रेगमेंट देखने को मिल सकता है। अब मैंने बोला था पैराप्रोटीनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन ज्यादातर वो कंडीशन जिसमें प्रोटीन किसी कैंसर या अदर डिजीज कंडीशन के साथ एसोसिएटेड मिलता है, तो उस कंडीशन में उस प्रोटीन को पैराप्रोटीनीमिया बोल देते हैं, इसलिए इस कंडीशन को पैराप्रोटीनीमिया बोला जाता है। दैट इज व्हाई मोनोक्लोनल गामापैथीज आर नोन एज पैराप्रोटीनीमिया, ठीक है।
तो टोटल हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो तो इसमें 10% केसेस में मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है, ठीक है। मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। मीडियन एज कौन सी होती है? 70 होती है और मेल में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज वेरी रेयर आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, सॉरी बिफोर 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। मोस्ट कॉमन सब टाइम कौन सा बताया था मैंने? IgG देखने को मिलता है जिसमें कप्पा होता है। इसके अलावा IgA मिल सकता है। अल्टीमेटली प्योर लाइट चेन माइलोमा देखने को मिल सकता है, कप्पा और लैम्डा दोनों हो सकता है। सीरम एम प्रोटीन का लेवल कितना होगा? 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी ज्यादा अमाउंट में क्या कहते हैं बनेगा, तो अल्टीमेटली ज्यादा अमाउंट में लाइट चेन बनेंगे जो एंड अप कहाँ होंगे? यूरिन में होंगे। तो यूरिन में बेन जोन्स प्रोटीन देखने को मिल सकता है। एक चीज और जो कई बार पूछी गई है, अननोन इटियोलॉजी, तो मल्टीपल माइलोमा के बारे में बताया नहीं गया कि उसकी क्या इटियोलॉजिकल पर्टिकुलर क्या हो सकती है, हाइड्रोजेनिक बोला जाता है। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्पेशली बेंजीन या पेस्टिसाइड एक्सपोजर के साथ मल्टीपल माइलोमा के का एसोसिएशन देखने को मिला है। क्या रीजन है अभी पता नहीं है, लेकिन इसके साथ कई बार 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद होना चाहिए कि बेंजीन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेस्टिसाइड एक्सपोजर के साथ में मल्टीपल माइलोमा का एसोसिएशन देखने को मिला है। रीजन अभी तक क्लियर नहीं किया गया इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी हो रही है, बोन मैरो में फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस में इंटरलोकिन 6 बन रहा है, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में ऑस्टियोक्लास्ट हो रहा है, यानी बोन मैरो का लाइटिक कंडीशन हो रही है, बोन मैरो की लाइसिस हो रही है, ठीक है। लाइसिस हो रही है और एट द सेम टाइम ऑस्टियोब्लास्ट का इनिबिशन हो रहा है, यानी बोन का बनाने का जो फॉर्मेशन होता है इसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। बोन को क्या कहते हैं? जो लाइटिक करने, इसको डिस्ट्रॉय करने की जो कंडीशन उसको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट का स्टिमुलेशन हो रहा है और ऑस्टियोब्लास्ट का इनिबिशन हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? बोन मैरो यूज्ड अप हो जा रहा है, ठीक है। बोन मैरो यूज्ड अप हो जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बन रहे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट का इनिबिशन हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर बोन स्कैन क्या कहते हैं यूजफुल नहीं होता है, या तो इसलिए ज्यादातर मल्टीपल माइलोमा के केस में एक्सरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बन रहे होते। बोन स्कैन क्या करते हैं? बोन स्कैन के थ्रू हम क्या कहते हैं इसको, बोन में क्या हो रहा है देख सकते हैं कि, लेकिन क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट का इनिबिशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर बोन स्कैन काम नहीं करता है, इसलिए हमको नॉर्मल एक्सरे का ही हेल्प लेना पड़ता है। क्लिनिकल पिक्चर में क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे डिसमिनेटेड बोन डिजीज देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम इन मल्टीपल माइलोमा इज बोन पेन। कहाँ पर होगा? वर्टेब्रा में होगा, रिब्स में होगा, स्कल में होगा। और इसमें सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है? वर्टेब्रा, यानी बोन पेन सबसे मोस्ट कॉमन साइट है। और मोस्ट कॉमन साइट बोन पेन मोस्ट कॉमन सिम्टम है, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन पेन कौन सा है? वर्टेब्रा। क्या होगा? पंच आउट लाइटिक बोन लेसन, यानी लेसेस लाइटिक बोन लेसन हो रहे हैं, बाहर की ओर निकले हुए उभरे हुए नजर आएंगे, उसको पंच आउट बोल देते हैं। अल्टीमेटली क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, यानी ऑलरेडी क्या कहते हैं बोन यूज्ड अप हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। बोन वीक हो जाते हैं इसलिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और बोन का यूज्ड अप हो जा रहा है तो कैल्शियम क्या कहते हैं निकल आ रहा है बोन से, तो इसलिए हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा यहाँ पे। एनीमिया में क्या होगा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, यानी एमसीबी का लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये दो चीजें करेगा। एक तो आरबीसी को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेगा, चिपका लेगा, इसलिए आरबीसी एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेट या क्लम्प हो जाएंगी, इसलिए ईएसआर का लेवल हाई हो जाएगा। बट ये प्लेटलेट को आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं करने देता, इसलिए ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें होती हैं, आरबीसी को एक दूसरे के साथ चिपका लेगा इसलिए रॉलेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए एएसआर हाई हो जाएगा, और प्लेटलेट को आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं करने देगा, इसलिए ब्लीडिंग टाइम हाई हो जाएगा। एएसआर के साथ क्या होता है समझते ही होगा, क्लियर होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एएसआर कैसे चेक करते हैं पता है ना सबको? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन को क्या करते हैं, कुछ आइडिया किसी को? ये बताऊं? हेलो, सर वेंट्रोब एंड वेस्ट्रोजन डेफिनेटली चेक करते हैं उसको। हाँ बेटा, सेडिमेंट करके कैसे करते हैं बेटा? एक ट्यूब में हम ब्लड को नॉर्मली रख देते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज में प्लाज्मा और ब्लड आरबीसी ब्लड से सारी दूसरे के साथ मिक्सड अप होती है, लेकिन थोड़ी देर में क्या कहते हैं ब्लड सेल्स क्या कहते हैं धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट होनी शुरू हो जाती हैं, और प्लाज्मा जो होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है ऊपर रह जाता है और सेल नीचे रह जाती है। जिस रेट से वो क्या कहते हैं नीचे की ओर जा रही थी उसी को चेक करने के लिए एएसआर बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आरबीसी दूसरे से क्लम्प्ड हो गई होती हैं तो बहुत तेजी से नीचे की जा रही होती है, इसलिए एएसआर जो रेट होता है वो एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंट हो रही नीचे की ओर जा रही है, और उसके नीचे जाने का सेडिमेंट होने का जो रेट है वो तेजी से नीचे जाता है, इसलिए एएसआर हाई देखने को मिलता है, ठीक है।
एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, एक तो प्लेटलेट को क्या कहते हैं एग्रीगेट नहीं होने दे रहा है, एट द सेम टाइम जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहते हैं अल्टीमेटली दो तरह से काम कर रहा है, और दोनों तरीके से कंडीशन में क्या कर रहा है, पेशेंट को अल्टीमेटली ब्लीडिंग टाइम जो है पेशेंट का हाई हो जा रहा है, और इस कंडीशन को डायलिसिस के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम एमाइलोइडोसिस भी होता है। एमाइलोइडोसिस में एक प्रोटीन होता है एमाइलोइडोसिस जो एंडोथेलियम को डैमेज करता है। एमाइलोइडोसिस होता क्या है, इसको हम यहाँ फर्दर डिस्कस करेंगे। अचानक से एमाइलोइडोसिस का नाम कहाँ से आ गया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा दो कंडीशन देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल रेडिकुलोपैथी देखने को मिलेगी, न्यूरोपैथी। रेडिकुलोपैथी क्या होगी, वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो रही है, हमने बताया था कि बोन पेन हो रहा है, सबसे मोस्ट कॉमन साइड कौन सा था, वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा में फ्रैक्चर होगा, वर्टिब्रा के साइड से जो नर्व रूट्स निकल कर होते हैं उन नर्व रूट को प्रेस करेगा, इसलिए रेडिकुलोपैथी देखने को मिलेगी। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो सबसे कॉमन जो इमरजेंसी देखने को मिलती है वो क्या होती है, बाउल और ब्लैडर का कंट्रोल लॉस कर देता है पेशेंट का यूरिन स्टूल अपने आप से पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यूरोपैथी में यही चीज समझने की कोशिश करनी है। रेडिकुलोपैथी न्यूरोपैथी में क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, क्यों हो रहा है, एमाइलॉइड जो है डिपॉजिट हो जा रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू में अराउंड नर्व सेल्स, मीडियन नर्व के अराउंड रिफ्लेक्सर रेटिना में फ्लेक्सर रेटिना मसल्स है, उसके पास मीडियन नर्व होती है, उसके अराउंड क्या कहते हैं एमाइलॉइड डिपोजिशन हो जा रहा है, उसको प्रेस कर रहे हैं, इससे नर्व पेन हो रहा है, इसलिए इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। लेकिन जब नर्व क्या कहते हैं बिल्कुल अपने रूट से बाहर निकल रही होती है, वहां पे प्रेस हो जाती है, तो उस कंडीशन को रेडिकुलोपैथी कर देते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था लैटिक बोन लेसेस हो रहे हैं, लैटिक हो रही बोन की यूज्ड अप हो जा रहा है, तो बोन्स में से जो मिनरल्स है वो ब्लड में निकल आ रहे हैं, तो कैल्शियम का लेवल हाई हो जा रहा है, कैल्शियम अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जा रहा है, और कैल्शियम अपने सिम्टम दे रहा है। वो कौन कौन से हैं, पेशेंट को लेथार्जी फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, और उसके बाद एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, पेशेंट को हाइपर विस्कोसिटी हो रही है, क्योंकि हर जगह पे एम प्रोटीन मिल गए, हैं। जैसे सेम कंडीशन आपको उससे पहले सेजन थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन और बाकी कंडीशन में देखने को मिला था, एम प्रोटीन हर जगह पे है, तो हाइपर विस्कोसिटी हो रही है, हाइपर विस्कोसिटी की वजह से वही सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, पेशेंट की सांस फूल रही है, पेशेंट को सर दर्द हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली किडनी में क्या हो रहा है, किडनी में एमाइलॉइड डिपोजिशन हो रहा है, कैल्शियम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया है, बेंजोस प्रोटीन है जो क्या कहते हैं ट्यूबल्स में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पैरा प्रोटीन डायरेक्ट टॉक्सिसिटी भी कर रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट को अल्टीमेटली क्रोनिक रेनल फेलियर भी हो जा रहा है। ठीक है, प्रोटीनियस ट्यूबुलर कास्ट हो जा रहे हैं, यानी ट्यूबुलर बहुत सारे ट्यूबल में बहुत सारे प्रोटीनियस कास्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेफ्रोकल्सिनोसिस हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में, कैल्शियम डिपोजिशन हो जा रहा है, मेटास्टैटिक डिजीज हो, इंटरस्टिशियम में मेटास्टैटिक डिजीज देखने को मिल रही है, और प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, प्राइमरी मैंने इससे पहले एमाइलोइडोसिस के बारे में बात किया था, क्या हो रहा है, लाइट चेन जो होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे बने होते हैं, अल्टीमेटली एमाइलोइड लाइट चेन डिपोजिशन पर रहते हैं, यानी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एमाइलोइड चेन में, लाइट चेन अल्टीमेटली एमाइलोइड चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डिपॉजिट होने की कोशिश करते हैं ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इसी वजह से प्राइमरी एमाइलोइडोसिस होती है, एमाइलोइड अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। एट द सेम टाइम बी ल्यूकोसाइट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को क्या कहते हैं इन्फेक्शन की कंडीशन ज्यादा हो रही है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस नेफ्राइटिस देखने को मिल रही है। प्रोटीनूरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि बेंजोस प्रोटीन यानी लाइट चेन्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में किडनी में पहुंच रहे हैं, फिल्ट्रेट हो रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट हो रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा फिल्ट्रेट हो रहे हैं, इसलिए पेशेंट को प्रोटीनूरिया देखने को मिल रही है। पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पेशेंट की ह्यूमरल इम्यूनिटी डाउन हो रही है, पेशेंट इस मेनली बैक्टीरिया के लिए ससेप्टेबल हो रहा है। कौन कौन से बैक्टीरिया के लिए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई, क्लबसेला, ठीक है, इन सब के लिए ससेप्टेबल हो रहा है, यानी पेशेंट में सेप्सिस की कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बट पेशेंट में वायरस को लेकर कोई इस तरह की ससेप्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वायरस क्या कहता है अल्टीमेटली टी सेल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पेशेंट का टोटल इम्यूनोग्लोबिन लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि बी लिम्फोसाइट का लेवल क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट नॉर्मल नहीं है, इस पेशेंट को नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ ससेप्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। हाइपर विस्कोसिटी की मैंने बात करी दी है। इस एट द सेम टाइम प्लाज्मा सेल क्या कर रहा है, प्लाज्मा साइटोमा कर दे रहा है, इसलिए लोकल ट्यूमर हो जा रहा है, तो लोकल साइड में अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। तो एंड डैमेज हो रहा है, एंड ऑर्गन डैमेज में क्या हो रहा है, एक निमोनिक याद कर लीजिए, क्रैब, कैल्शियम एलिवेशन हो रहा है मोर देन 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, रेनल इनसफिशिएंसी देखने को मिल रही है, पेशेंट को एनीमिया हो रहा है, एनीमिया किस टाइप का है, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोट्रोपिक और बोन लेसन देखने को मिल रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, पेशेंट को पर रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देखने को मिल रहा है, कौन सा टाइप का हो सकता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल दो टाइप का हो सकता है। प्रोटीनूरिया होगा विदाउट हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट को प्रोटीन तो निकल रहा है लेकिन बॉडी से, लेकिन पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा अल्टीमेटली ALL में यानी एक्यूट ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है,
पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा मोर ज्यादा अमाउंट में एम प्रोटीन है, वाटर लेस है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, अल्टीमेटली पेशेंट को इस वजह से भी रीनल फेलियर हो जा रहा है। एट द सेम टाइम क्या कहते हैं ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टोसिस, अल्टीमेटली क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में बाकी ब्लड वेसल्स की लीनेज में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में इमेच्योर ब्लड सेल्स बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो न्यूक्लिएटेड अमाउंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप बात करें क्लिनिकल फीचर की तो बोन पेन सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, 70% केसेस में देखने को मिलेगा। रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रेनल फेलियर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25% केसेस में देखने को मिलेगा। हाइपरकैल्सीमिया भी 25% केसेस में देखने को मिलेगी। एनीमिया मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 80% पेशेंट में देखने को मिलेगा। बट नॉर्मोसैटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, यूजली डिटेक्टेबल नहीं होता है, इसलिए 80% केसेस में होने के बाद भी यूजली प्रेजेंटिंग फीचर नहीं होता। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर कौन सा होता है? बोन पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात करें तो लीस्ट कॉमन फीचर कौन सा हो जाएगा इसका? मल्टीपल मायलोमा का हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? हेलो बेटा, अभी तक क्लियर है सब चीजें? यस सर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? अब बेसिकली आपको ये करना है, इस जो स्लाइड मैंने बताई है इस स्लाइड को एटलीस्ट अगले 2 दिन में 3 बार बार देख लेना, बार देख लेना है। ठीक है, और जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन लगेगा उसको इस जगह पे रूल आउट करके अलग से रख देना अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, डिजीज कंडीशन के बारे में चेन ऑफ थॉट होना चाहिए। चेन ऑफ थॉट इन द सेंस कि डिजीज कहाँ से शुरू, किस टाइप की डिजीज है, क्या पॉसिबली पॉसिबल कॉज हो सकता है, कैसे वो बन रही है, वो डिजीज कंडीशन क्लिनिकल फीचर कैसे दे रही है, कॉम्प्लिकेशन कैसे क्रिएट कर रही है, और पेशेंट के कौन कौन से फीचर हमको प्रिडोमिनेटली दिमाग में होने चाहिए। एक चेन ऑफ इवेंट बन जाएगा तो चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। आप समझ रहे हो? ये तो अचानक से ऐड करो कि अच्छा मल्टीपल मायलोमा के साथ ये होता है, उसके साथ ये चीज मिलता है, उसके साथ वो चीज मिलता है, फिर आपको डिस्कार्टेड होता है ना, बहुत स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठेगी। लेकिन आप चेन ऑफ इवेंट बना लोगे और एक चीज अपने आप से दिमाग में बैठती चलेगी, आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेशली आपको प्रैक्टिस मेडिसिन के केस में करना ही पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आशीष बॉस अभी है क्लास में। बॉस एक सेकंड बोल। हेलो बॉस, एक मिनट। हेलो हेलो, यस बॉस। आवाज आ रही? एक मिनट, कहाँ आ रही है वो सवाल। अच्छा, ये स्क्रीन इसका हेमंत का शेयर है क्या? मैंने हटा हाँ दिया बॉस। हेमंत को आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए, है मैंने स्टॉप, अच्छा एक सेकंड में स्टॉप पॉज किया था, स्टॉप कर दो। हाँ हाँ, अब आ गया। ठीक है, stop ठीक कर दिया। ठीक है। तो कैसा रहा? हाँ, सब थोड़ा जल्दी पढ़ाया अभी। कुछ आज तो बहुत सारा कुछ मिल गया है, काफी कुछ ज्यादा हो गया है, करने में मुझे लगता है। कैसा रहा सब लोग? कोशिश तो ये थी कि असल में कोई पॉइंट छोड़ देता फिर वो नेक्स्ट टाइम दिमाग में नहीं रहता, फिर भूल जाते आज की चीजें सारी। वैसे किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, अभी कुछ कोई क्वेश्चन दिमाग में हो, जो चीज कहीं फंसी हो, कोई चीज जो टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा है? मुझे वैसे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी का कुछ ना कुछ फंसा होगा अभी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये एकदम से एक ही बार में चीजें एकदम से नहीं दिमाग में सेट होती हैं। तो सबको वैसे क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फिर क्लियर नहीं हो, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट फिर कम से कम हेमंत दोबारा से उन चीजों को जहां जहां पे लोग फंस रहे हैं उसको क्लियर कर देगा वो, है ना? तो जो 4 टॉपिक थे आज, फैनकोनी एनीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, पीएनएच और मल्टीपल माइलोमा। इसमें फैनकोनी एनीमिया से रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मल्टीपल माइलोमा पीएनएच से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक है, इसका तो बहुत अच्छे से कमांड होना जरूरी है। ठीक है, एक बार सब लोग देख लेना जो जो बताया हेमंत ने, और इसमें क्या करना कि जब पढ़ते समय जिसको कहीं भी किसी चीज में कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो तुरंत हेमंत का नंबर है सबके पास, सब हेमंत के नंबर पे मैसेज डालेंगे। अगर वो फ्री होगा तो बात करके बता देगा, या जैसे भी होगा वो अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है,
लेकिन सबको पूछना जरूरी हो, ये नहीं है कि जो है उसको बन भी नहीं रहा और पूछ भी नहीं रहा है। तो फ्री अपना जो है बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चन जो भी जहां फंस रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको डायरेक्टली हेमंत के नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। ठीक है, फिर वो हेमंत की जिम्मेदारी है कि वो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसको एक्सप्लेन करके बताएगा। अब वो कैसे बताएगा वो उसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया है। सब सोना चाहते हैं या एक मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं? हेलो, सो ही नहीं लगता है। सब सोच चुके हैं बॉस। सो चुके सपने तो नहीं देख रहे हैं सब? सर आज हिमेटोलॉजी ज्यादा होगी। हेमेटोलॉजी ज्यादा हो गई, राइट। तो इसलिए मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि ज्यादा हो। तो इस बार अभी थोड़ा सा जो क्लास ओवर होने के बाद एक बार थोड़ा सा देख लेना ऊपर से नीचे तक कि क्या क्या पढ़ाया है सोने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कल देख लेना। चलो फिर सब लोग आराम से सो, फिर कल क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। ओके देन, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड Thank you, नाइट boss. सर।